Okay students, we are learning about class 10th economics and chapter 1 is development. पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़। अब मैं इसमें कुछ ये टेबल है ये आपको बुक से दिखाना चाहूँगा और इसका पेज नंबर जो है ये 13 है। ठीक है, 13 नंबर पेज पर अब जब आप देखेंगे तो ये कुछ डाटा दिया हुआ रिगार्डिंग इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज़, पड़ोसी जो देश हैं हिंदुस्तान के और इंडिया, ये सारे इसमें दिए हुए हैं। श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। तो इसमें हमें ये देखना है कि आपस में कंट्रियों को कैसे कंपेयर करते हैं। अगर आप ये देखें तो जो ग्रॉस नेशनल इनकम के हिसाब से पर कैपिटा इनकम दी हुई है 2013 में ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है। तो श्रीलंका में ये है 9,250, ठीक है, और इंडिया में है 5,150। यानी ये जो ग्रॉस नेशनल इनकम है, जो आमदनी है लोगों की, वो श्रीलंका में ज़्यादा है और इंडिया में कम है। हालांकि इंडिया एक बड़ी कंट्री है और यहाँ पर अभी अच्छा हो रहा है, लेकिन इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आप देखें तो वहाँ की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो ग्रॉस नेशनल इनकम है पर कैपिटा के हिसाब से वो 9,250 है। ठीक है, तो इंडिया में कम हुआ, म्यांमार में और देखेंगे आप कम है, पाकिस्तान में थोड़ा ज़्यादा है म्यांमार के मुकाबले पर इंडिया से कम है, नेपाल में और 2,194 है, बांग्लादेश में ये है। तो ऐसे कंट्रीज़ को कंपेयर करते हैं, है ना। एक दूसरा एक इंडिकेटर हो सकता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। क्या होता है, यानी इसे हम कहेंगे, इस टर्म को मैं बता देता हूँ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ पर यहीं नीचे दिया हुआ है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ ये होता है कि पैदा होने के टाइम क्या हम उम्मीद करते हैं कि कितने दिन वो बच्चा या वो ज़िंदा रहेगा, जब वो बड़ा होगा मरने से पहले उसकी उम्र कितनी होगी। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी में अगर हम कंपेयर करें तो श्रीलंका की उम्र 74 साल से 74.3 है और इंडिया में ये कम है 66.4। तो जाहिर बात है ये इंडिकेटर भी श्रीलंका का अच्छा है इंडिया के मुकाबले। और म्यांमार का और कम है 65.2, यानी इतनी उम्र तकरीबन एक इंसान की होगी जब वो पैदा होगा और मरने तक। और पाकिस्तान में 66.6 है और नेपाल में 68.4 है, थोड़ी अच्छी है। और ये बांग्लादेश में 70.7 है, ये अच्छी है, लेकिन श्रीलंका में और ज़्यादा है। तो ये हुआ लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। इसके बाद लिटरेसी रेट, ठीक है। अब ये लिटरेसी रेट क्या होता है, लिटरेसी रेट के बारे में मैं आपको बता दूं कि लिटरेसी रेट की डेफिनेशन हमारी दी हुई है पेज नंबर 10 पर, ठीक है। लिटरेसी रेट, तो लिटरेसी रेट का मतलब ये होता है कि लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ऑफ ग्रुप, यानी 7 साल और उससे ज़्यादा का जो ग्रुप है, 7 एंड अबव, 7 साल उससे ज़्यादा जो बच्चों की जो प्रोपोर्शन है लिटरेट का, अगर हम उसको देखें 7 साल से ज़्यादा की उम्र में कितने लोग जो हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये दिया हुआ है, ये लिटरेसी रेट काउंट किया है हमने 15 ईयर्स पर, यानी 15 साल या उससे ज़्यादा उम्र के जो बच्चे हैं उनमें लिटरेसी रेट कौन से कंट्री में ज़्यादा है। तो श्रीलंका में ये 91.2% है, बहुत अच्छा है। इंडिया में लेकिन ये कम है 60, यानी यहाँ पर पढ़े लिखे लोग 15 साल और उसकी उम्र से ज़्यादा के कम है। 2005 से 2012 के बीच की ये रिपोर्ट है। अच्छा, म्यांमार में 92 है, बहुत अच्छा है लिटरेसी रेट। पाकिस्तान में काफ़ी कम है, 54.9 है। नेपाल में कुछ उससे ज़्यादा है, 57.4 है। और बांग्लादेश में उससे कुछ ज़्यादा है। तो ये हमने देखा कि कैसे कंट्रियों को कंपेयर करते हैं। श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश को हम कंपेयर कर रहे हैं। पहले इनकम के हिसाब से हमने देखा, फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी में हमने देखा और लिटरेसी रेट के हिसाब से देखा। और ये HDI रैंक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है। अब ये क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बहुत सारी चीज़ें हम काउंट करते हैं। क्या काउंट करते हैं इसमें, एक तो हम पर कैपिटा इनकम काउंट करते हैं कि पर कैपिटा इनकम कितनी है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या देखते हैं, पर कैपिटा इनकम, यानी टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से एक आदमी की औसत आमदनी एक साल में कितनी है।
है ना। तो वो हम देखते हैं इसके अंदर, HDI के अंदर बहुत सारी चीज़ों को काउंट करते हैं। ये 5, 7, 10 चीज़ें जितनी भी हैं या और ज़्यादा हो सकती हैं, उन सारी चीज़ों को मिला करके तब निकालते हैं, ठीक है। वो मैं बाद में बताऊंगा कौन कौन सी चीज़ें, बोर्ड पर मैं आपको समझा दूंगा। फिलहाल ये रैंक देख लीजिए, तो बोर्ड पर मैं आपको बताऊंगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो श्रीलंका में जो ये HDI का इंडेक्स है ये 73 है इंडिया का, यानी जितने कंट्री तकरीबन ये समझ लीजिए आप, यहाँ पर जो 180 समथिंग जो है 187 कंट्री में किसका रैंक ज़्यादा है, यानी ये ऊपर से अगर हम काउंट करते चलेंगे तो श्रीलंका 73 पर है, यानी ये अच्छा माना जाएगा। इंडिया का जो HDI रैंक है ये नीचे है, ऊपर से जब आएंगे तो नंबर 134 कंट्री हमसे और ऊपर हैं, है ना। कितने में, 187 में 134 कंट्रियों का रैंक हमसे अच्छा है, उनका प्रदर्शन हमसे अच्छा है। म्यांमार और नीचे चला गया 150, पाकिस्तान और नीचे है 146 पर, नेपाल 145 पर है, बांग्लादेश 142 पर है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि टोटल 180 कंट्री में कौन से नंबर पर आता है कोई देश। तो अगर हम ये मैं आपको बताऊंगा बोर्ड पर अभी कि कौन कौन सी चीज़ें हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में काउंट करते हैं। फिलहाल तो हाउ टू कंपेयर कंट्री के हिसाब से मैंने आपको डिफ़ाइन कर दिया है, क्या क्या ये डिफ़ाइन किया है कि ग्रोस नेशनल इनकम के हिसाब से कंट्री का कौन कौन सा रैंक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कितने दिन ज़िंदा रहेगा आदमी, कितनी उम्र होगी उसके हिसाब से क्या रैंक है, और कितने लोग पढ़े लिखे हैं 15 साल उससे ज़्यादा उम्र के, उसमें कौन सा रैंक है, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स टोटल में कौन सा रैंक है। बाकी चीज़ें मैं आपको अभी बोर्ड के ऊपर समझाऊँगा, ठीक है। अब अगर कोई और लिस्ट हो, एक और लिस्ट है ये भी हम बुक से देख लेते हैं, बाकी फिर हम वहाँ बना लेंगे। यहाँ पर ये जो लिटरेसी रेट, अगर हम सिर्फ ये देखें, 3 हम यहाँ पर स्टेट काउंट करेंगे, है ना। काहे का, एक तो हम ये करेंगे कि हमारा महाराष्ट्र, केरला और बिहार, अगर हम यहाँ देखें पर कैपिटा इनकम, अगर पैसे के सिर्फ हिसाब से हमें देखना हो, है ना, 2012 और 13 की ये रिपोर्ट है, तो महाराष्ट्र में पर कैपिटा इनकम 1,04,000 रुपये है, जो काफ़ी अच्छी है। केरला में ये कम है, 88,500 है। बिहार में 27,200 है, यानी महाराष्ट्र में ज़्यादा आमदनी लोगों की होती है। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करें कि लिटरेसी रेट क्या है, हो सकता है महाराष्ट्र में लिटरेसी जो है वो कम हो और केरला में ज़्यादा हो, हालांकि यहाँ केरला में आमदनी कम है ना। बिहार में आमदनी कम है और यहाँ पर जो हो सकता है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कम हो, देखते हैं अभी। तो यहाँ पर महाराष्ट्र और केरला पर अगर हम ध्यान दें तो पर कैपिटा इनकम महाराष्ट्र की ज़्यादा है, लेकिन केरला की पर कैपिटा इनकम कम है। लेकिन अगर हम देखें कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के हिसाब से तो महाराष्ट्र में ज़्यादा मौतें होती हैं, हालांकि आमदनी ज़्यादा है यहाँ पर। तो महाराष्ट्र में कितनी, 1000 बच्चों पर कितनी मौत हो जाते हैं, है ना। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी कितने बच्चे मर जाते हैं, ये जो फिगर दी है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये जो बच्चे 1000 में 1000 बच्चों में से कितने बच्चे मर जाते हैं 1 साल की उम्र से पहले, तो 25 बच्चे मर जाते हैं। हालांकि यहाँ पर आमदनी ज़्यादा थी, जैसे हमने देखा 1,00,000 कुछ हज़ार थी, तो पैसे के बल पर इनको ज़्यादा दिन जिंदा रहना चाहिए था, ऐसा नहीं है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वहाँ पर ज़्यादा है। केरला में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, हालांकि आमदनी कम है, आपने देखा सिर्फ 88,000 वहाँ पर केरला की आमदनी थी, लेकिन यहाँ पर ये केरला में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो सिर्फ 12 है, लेकिन बिहार में सबसे ज़्यादा मौतें हो जाती हैं। इसका कारण ये है कि बिहार में मेडिकल फैसिलिटी कम होगी, केरला में एजुकेशन अच्छी है, लोग देखभाल अच्छी करते हैं, अपनी हेल्थ केयर देखते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में जो है, महाराष्ट्र में मौतें 25 होती हैं और केरला में कम होती हैं। अब आप स्कूल जाने का अगर रेशो देखें, यानी जो लिटरेसी रेट तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, महाराष्ट्र में जो है 82 है और ये आपका केरला में 94 है और बिहार में 82 है। लो हमारा नेट अटेंडेंस रेशो क्या होता है, ये ऊपर जो हमने टर्म दिए नेट अटेंडेंस रेशो, यानी 14 से 15 साल के बच्चे, यदि 14 to 15 ईयर्स के बच्चे या उससे ऊपर के बच्चे, 2009 और 10 का ये आंकड़ा है कि कितने बच्चे जो है स्कूल में जाते हैं। तो महाराष्ट्र में 64 जाते हैं
और केरला में ज़्यादा बच्चे जाते हैं, है ना। तो ज़्यादा एजुकेशन है, यहाँ पर बच्चे मरते भी कम हैं, 12 ही बच्चे मरे, है ना, 12 ही बच्चे यहाँ पर मौत के शिकार हुए। ज़्यादा अच्छी यहाँ पर एजुकेटेड लोग हैं। लेकिन महाराष्ट्र में एजुकेशन नहीं है, पैसा ज़रूर ज़्यादा है। और ये बिहार का आपने देखा, ये चीज़ें तो ये हुई। अब कुछ चीज़ों के जो डेफिनीशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो यहाँ पर आया कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो हमने बताया, यहाँ पर इंडिकेटर दिया हुआ है कितने बच्चे कहाँ मरते हैं, इसी के नीचे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट दिया हुआ है कि 100 बच्चों में कितने बच्चों की मौत हो जाती है पैदाइश के टाइम पे 1 साल से पहले। और लिटरेसी रेट ये है कि ये 7 एंड अबाव में काउंट किया जाता है। और वहाँ पर लेकिन हमने दिखाया था, ये जो रिपोर्ट थी इसमें 14 से 15 साल से ऊपर के बच्चों का आंकड़ा था, ठीक है। तो नेट अटेंडेंस रेशो जो है वो कितने बच्चे 14 से 15 साल की उम्र के 14 से 15 साल की उम्र के कितने बच्चे स्कूल में जाते हैं। तो ये हमारी 3 डेफिनेशन हो गई हैं। अब हम ये यहाँ पर 3 डेफिनेशन और लेते हैं। HDI मतलब कौन सा रैंक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का। इसमें हम ये भी देखते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, पर कैपिटा इनकम कितनी है, छोटे बच्चे कितने मर जाते हैं, और जो माताएं बच्चे जब पैदा होते हैं जिन माओं को, वो माएँ कितनी मर जाती हैं, है ना। तो वो होता है आपका मैटरनल मोर्टेलिटी रेट या लिटरेसी रेट कितना है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं। ये सारी बातें HDI में काउंट होती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर, ठीक है। तो आउट ऑफ 187 कंट्रीज़ के हिसाब से कितने बच्चे वहाँ पर, यानी वो 187 कंट्री के हिसाब से किसका रैंक क्या है वो HDI में होता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यही है कि कितने बच्चे जो है 1 साल से कि कितनी उम्र की उम्मीद की जाती है पैदा होने के बाद। पर कैपिटा इनकम, टोटल इनकम अपॉन नेशनल इनकम। और इसके बाद फिर हम जानेंगे पब्लिक फैसिलिटी, वो मैं आपको थोड़ा बोर्ड के ऊपर बता देता हूँ, ठीक है। हाँ तो ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ चीज़ें हमने देखी अभी जो मैंने बुक से आपको एक्सप्लेन की, तो मैंने कहा बोर्ड पर मैं आपको दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो हम आउट ऑफ इतने सारे वर्ल्ड में कंट्रीज से कंपेयर करते हैं, इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें काउंट करते हैं, क्या कि पर कैपिटा इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, IMR, MMR, एडल्ट लिटरेसी रेट। एक बार फिर से इनको देख लेते हैं कि क्या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो हम काउंट करेंगे कंट्रियों का, जो हम हमारा कंट्री कौन से रैंक में पड़ता है, कौन सी पोजीशन पे, फर्स्ट पे है, सेकंड पे है, थर्ड पे है, फोर्थ पे है, ठीक है। तो इस तरह से काउंट करेंगे। उसमें क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने काउंट की, वो कहाँ पर हमारा रैंक है मैंने आपको बता दिया है। लेकिन आप दोबारा से टर्म को देख लीजिए, क्या कि पर कैपिटा इनकम इसमें काउंट होती है लोगों की आमदनी कितनी है। पर कैपिटा इनकम यानी टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कितने दिन बंदा जिंदा रहेगा पैदा होने के बाद, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, 1 साल से पहले कितने बच्चे मर जाएंगे, ठीक है। और ये आपका मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कि कितनी माताएं जो हैं वो बच्चा पैदा होने के टाइम में मर जाती है। और एडल्ट लिटरेसी रेट के कितने लोग पढ़े लिखे हैं एक सर्टेन एज ग्रुप के बाद, वो डिटेल में मैंने आपको बुक में बता दिया, यहाँ पर थोड़ा सा लिख दिया। अब क्या हम पूरा करेंगे, हमारा रह गया सस्टेनेबल एंड पब्लिक फैसिलिटीज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो पब्लिक फैसिलिटीज को पहले जान लीजिए। पब्लिक फैसिलिटी क्या होती है? पब्लिक फैसिलिटी का मतलब ये है कि सर्विस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। हमारी सरकार या कोई भी सरकार अपनी जनता को जो सुविधाएं देती है। अब मान लीजिए हर आदमी के पास तो कार नहीं है कि कार से दिल्ली जाए, बम्बई जाए, देहरादून जाए, कहीं जाए, महंगा बहुत पड़ेगा। तो पब्लिक फैसिलिटीज गवर्नमेंट ने रोडवेज चला दी हैं और रेलवे चला दी हैं, तो ये कितनी अच्छी हैं, एयर कंडीशन बसें हैं, सड़कों की हालत अच्छी है, तो लोग आसानी से कम पैसे में ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, है ना। तो कोई भी पानी कितना अवेलेबल हो रहा है गांव, देहात, शहर, कस्बों के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी कितनी प्रोवाइड की जा रही है, पब्लिक को कितनी फैसिलिटी है ना। हॉस्पिटल्स कैसे हैं, किस कंडीशन में हैं, कितने हैं। तो हर आदमी तो अपना पर्सनल डॉक्टर इस तरीके से महंगा पड़ेगा, गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल्स खोले हैं, वहाँ पर सस्ता इलाज हो जाता है। तो पब्लिक फैसिलिटीज जितनी अच्छी होंगी, गवर्नमेंट के स्कूल है ना, अगर गवर्नमेंट स्कूल का स्टैंडर्ड इतना अच्छा हो जाए तो फिर वहाँ पर गरीब बच्चे भी कम पैसों में पढ़ सकते हैं।
फैसिलिटी का मतलब ये होता है सर्विस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू इट्स सिटीजन, ठीक है, ये तो हुआ पब्लिक। इसमें सिर्फ जो है पैसा ही मायने नहीं रखता कि खाली पैसा, क्यों, इसमें कितना फ्री एनवायरनमेंट है, कितने हॉस्पिटल है, कितना ट्रांसपोर्ट है, कितनी बाकी चीजें हैं। अच्छा, अब एक चीज आती है कि हेल्थ के लिए बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई। तो बॉडी मास इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, कौन आदमी ओवरवेट हो गया है, कौन अंडर नॉरिश्ड है। तो बंदे का वेट लेकर के किसी का उसकी हाइट जो है, मान लीजिए उसका वेट जो है वो 80 kg है, सपोज फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, सपोज कीजिए कितना है उसका 80 kg है और हाइट उसकी 2 मीटर है, तो 2 मीटर का स्क्वायर कितना हो गया 80/4, यानी उसका बीएमआई इंडेक्स कितना हो गया 20 हो गया। तो अगर बीएमआई इंडेक्स 20 है तो ठीक है, अब ये अगर लेस देन 18.5 होता तो अंडर नॉरिश्ड कहा जाता, यानी कुछ खाने पीने को उसे सही से मिल नहीं रहा है, और अगर ये 25 से ज्यादा हो जाता तो बंदा ओवरवेट कहलाएगा, ठीक है। तो बॉडी मास इंडेक्स यानी बंदे की हेल्थ जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि वो 18.5 से 25 के बीच में बीएमआई उसका हो। कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसका किलोग्राम में वेट निकाल लेंगे और हाइट जो है मीटर में लिख करके उसका स्क्वायर करेंगे, तो किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाएगी। तो ये हेल्थ को दिखाती है कि कंट्री के अंदर कैसी हेल्थ है लोगों की। इसके बाद पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अगर अच्छा है, हर आदमी, गरीब आदमी इतना गेहूं चावल और चीजें नहीं खरीद सकता, सपोज कीजिए वो जो मार्केट रेट है, तो सरकार कम रेट पर राशन की दुकानों से उनको गेहूं चावल चीनी कपड़ा वगैरह जितना जो उनकी जरूरत है उसके हिसाब से प्रोवाइड करवा देती है। तो कितनी अच्छी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, लोगों का बीएमआई कितना अच्छा है, ट्रांसपोर्ट कितनी अच्छी है, हॉस्पिटल्स कैसे हैं, एनवायरनमेंट कैसा है, ये सारी चीजें हमारे यहाँ जो पब्लिक फैसिलिटीज हैं उतनी ही अच्छी कहलाएगी जितना अच्छा हम सारी चीजों को कर दें। और लास्ट में एक हेडिंग और बचता है, वो है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो है कि यानी हम जो है सिर्फ अपने लिए ही डेवलपमेंट ना करें, बल्कि डेवलपमेंट शुड बी इन सच ए वे कीपिंग इन माइंड द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। आगे आने वाली नस्लों की नीड को, उनकी जरूरतों को, हमारे बच्चे, उनकी औलाद जब आएगी उनको भी अच्छा एनवायरनमेंट मिले। ऐसा नहीं है इतनी ज्यादा फैक्ट्रियां लगा दी हमने कि इतना ज्यादा पोल्यूशन पैदा कर दिया है, और पोल्यूशन पैदा करने के बाद में वहां पर दिक्कत आती है, तो आने वाली नस्लों को अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिला, या हमने इतना ज्यादा तेल निकाल लिया कि आगे आने वालों के लिए बचा ही कुछ नहीं, या हमने इतनी फर्टिलिटी अपनी फसलों सॉइल की खराब कर दी है कि आगे आने वाली जो हमारी नस्लें हैं वो उससे अच्छी पैदावार नहीं ले सकती। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यही है कि कीपिंग डेवलपमेंट शुड बी इन सच ए वे कीपिंग इन माइंड द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। आने वाली नस्लों का भी ध्यान रखें, उनको भी डेवलपमेंट मिलता रहे, और ऐसे ना करें कि सिर्फ हम सारा उसको यूटिलाइज कर लें और उन लोगों के लिए कुछ बचे ही नहीं। कैसे करेंगे कि हम अपने रिसोर्सेज का अच्छे से प्रॉपर यूज करेंगे साइंटिफिक वे में। कैसे, मान लो हम सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो हम ज्यादा सोलर एनर्जी का यूज करें तो पोल्यूशन कम होगा। हम ज्यादा अगर थर्मल एनर्जी का यूज करें जो सन से आ रही है तो ठीक है, अगर हम कोयला जला करके ज्यादा एनर्जी लेंगे फिर ज्यादा पोल्यूशन हो जाएगा। अगर हम हाइड्रो पावर प्लांट लगाएंगे, जितने पानी ऊपर से डैम में गिरता है नीचे और उससे हम लोग फिर बिजली बना लेते हैं, तो वो पोल्यूशन फ्री हो जाएगी। तो इस तरह से जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका हम प्रॉपर यूज करें, जो हमारे आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी काम है। अच्छा, पोल्यूशन कम करें। फिर क्या है, प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फौना, जितना भी हमारे प्लांट्स हैं और जितने एनिमल्स हैं इनको बचा के रखें। ऐसा नहीं है कि हमने ऐसा एनवायरनमेंट कर दिया है कि हमारा जो फ्लोरा है यानी प्लांट्स हैं वो खत्म हो गए, बहुत सारे इतनी सारी स्पेसीज खत्म हो जाए और कितने सारे जानवर हमारे एनिमल्स खत्म हो जाए। तो चूंकि ये हमारा जो इकोसिस्टम है ये सारा इसका एक चक्र है कि सारे प्लांट्स और सारे एनिमल्स नेचर को बचाने में सहायक है, मददगार है, अच्छा है। अगर कुछ स्पेसीज इसमें
देखो एक छोटी सी चीज है मकड़ी, है ना, स्पाइडर। हमने ये पढ़ा बुक के अंदर कि अगर दुनिया में से ये खत्म हो जाए तो इंसान के लिए बचेगा। बड़ी ही बात आपको लग रही होगी, लेकिन उसका लॉजिक ये है कि ये हंगरी की क्रिएचर कहलाता है, ये जो मकड़ी है आपकी, बहुत सारी नस्लें इसकी, तो इतने ज्यादा कीड़े मकोड़े ये जंगलों से खा जाती है तब अनाज हम तक पहुंचता है। वरना जंगलों के कीड़े मकोड़े आप कितना भी उस पर जो है स्प्रे कर ले कुछ कर ले, वो इतना ज्यादा पैदा होंगे कि खाने के लिए कुछ बचेगा नहीं बचेगा तो हमारी जिंदगी भी खतरे में पड़ जाएगी। तो सारी फ्लोरा सारी फौना को हम बचा के रखें प्रॉपर तरीके से, तभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाएगा, और प्रोटेक्ट भी करें और उनको मेंटेन भी करें, फ्लोरा फौना को, और उनको प्रोटेक्शन भी करें। तो इस तरह से हमारा एक चैप्टर जो डेवलपमेंट है इकोनॉमिक्स का पूरा हो गया है। इसके बाद फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके, तो मैं समझता हूँ कि आप इस वीडियो को कई बार देखेंगे, सही से समझेंगे। 2 वीडियो में ये लेसन हमारा पूरा हो गया है, अच्छे से एक्सप्लेन हो गया। कई बार इसको देखें और बाद में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।